नमस्कार मित्रों, यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड हरियाणा और राजस्थान प्रस्तावित सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए हम लोगों ने यूट्यूब पर जो अभियान आप लोगों के लिए चलाया हुआ है, मैंने ठानी है आपको नेट पास करानी है। उसी के क्रम में सबसे पहले आपसे निवेदन, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकॉन का बटन होगा, उसे दबा दें। बेल आइकॉन का बटन दबाने से जब भी नया वीडियो लेक्चर अपलोड होगा, आपके मोबाइल के टॉप स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा। लाइक जरूर करें। लाइक करने से शारीरिक शिक्षा ट्रेंडिंग में और विषयों से ऊपर आएगा। जब आप लोग फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर सर्च करेंगे तो मेरे जैसे 50 लेक्चर एक क्लिक पे शो हो जाएंगे। और औरों की भलाई के लिए शेयर जरूर करें। एक शेयर से आपके एक साथी का बेनिफिट हो सकता है। यही मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा। तो देखिए, टेस्ट सीरीज 7 हम लोग आज आपके बीच में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले 6 टेस्ट सीरीज मैं आपके बीच में रख चुका हूं। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल वेरियस टॉपिक्स के ऊपर हम कवर अप करते हुए चल रहे हैं। मेरा प्रयास इस लेक्चर के माध्यम से, इन लेक्चर्स के माध्यम से आप लोगों को न केवल टेस्ट सीरीज सॉल्व कराना है, अपितु आप लोगों को टेस्ट सीरीज के साथ साथ संपूर्ण सिलेबस भी कवर कराना है। इसके लिए आप लोग कॉपी पेन हाथ में उठा लो, कान में ईयरफोन लगा लो। जो बोला जा रहा है एक एक शब्द को कॉपी में नोट करना शुरू कर दो। यह आपकी मस्तिष्क के स्थायी मेमोरी में छप जाएगा। प्रश्न संख्या 1, इंट्रामुरल की आवश्यकता कहां नहीं होती है? और इसने ऑप्शन दिए हैं स्कूल, जिम, घर और मंदिर। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको पूर्व से ही समझाता आया हूं, आप इंट्रामुरल शब्द को तोड़ें। जब तक आप इंट्रामुरल को नहीं समझेंगे तब तक आप लोग यह नहीं पहचान पाएंगे कि वास्तव में प्रश्न की नीड क्या है। 2 चीजें होती हैं, इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल। इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल दोनों के उद्देश्य एक दूसरे से विपरीत होते हैं। अभी हम बात करते हैं इंट्रामुरल की। तो देखिए, इंट्रामुरल बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इंटर प्लस मूरल। अब इंटर प्लस मूरल, यह जो इंटर शब्द है यह तो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन मूरल जो शब्द है यह लैटिन से निकल कर आया। तो जब हमने बात की थी पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ सफिक्स होते हैं। वो सफिक्स किसी संज्ञा विशेष के साथ जुड़कर, किसी शब्द विशेष के साथ जुड़कर उसकी विशेषता को प्रतिभाषित कर देते हैं। तो ऐसे के ऐसे आप मूरल शब्द के ऊपर आइए। इंटर अंग्रेजी का शब्द है, मूरल लैटिन भाषा का शब्द है। मूरल एक तरह से सफिक्स भी हम कह सकते हैं, जिसने इंटर के पीछे लगकर उस शब्द की पूरी व्याख्या बदल दी। बेसिकली अब जब मूरल उत्पत्ति हुआ तो ये इंट्रामुरल को सब लोग लैटिन भाषा का शब्द ही कहने लग गए। और बहुत सी किताबों के अंदर आपको यह भी मिलेगा कि यह एक वेस्टर्न वर्ड है जो अमेरिका से डेवलप हुआ है। मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कि मूलतः यह लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन इंट्रामुरल पहली बार ऑर्गेनाइज अमेरिका के अंदर किया गया। तो लोगों को सबसे पहले अमेरिका के द्वारा यह पता लगा कि इंट्रामुरल नाम का कोई शब्द होता है। इससे ये एक भ्रांति बनी हुई है, जिससे एग्जाम में बच्चा क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत कर आ जाता है। फिर से क्लियर कीजिएगा, मूरल एक लैटिन भाषा का शब्द है, इंटर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मूरल एक तरह से सफिक्स की तरह काम करता है। इसने इंटर के पीछे लगकर उसकी व्याख्या परिवर्तित कर दी, उसके गुणों को ले आया। अब यह क्या लेकर आया समझिएगा। इंट्रा शब्द की जब हम बात करते हैं, पहले इसे छोड़ दो, आप मूरल शब्द की बात करो केवल। मूरल शब्द जो है, जो लैटिन वर्ड है, यह बेसिकली इसका शाब्दिक अर्थ होता है दीवारों पर लगने वाले भित्ति चित्र। और आपने देखा होगा दीवारों पर जो भित्ति चित्र लगते हैं वो सदैव घर के अंदर की दीवारों पर लगाए जाते हैं, कभी भी घर के बाहर की दीवार पर नहीं लगाए जाते। इस चीज को स्पष्ट कीजिएगा। ये कीवर्ड है कि यह जो है घर के अंदर लगने वाली भित्तियों, दीवारों पर लगता है। इसलिए जब ये चीज समझ जाएंगे तो आप समझिए इंटर। इंटर का मतलब होता है अपने अंदर, अपने घर के अंदर की दीवारों पर। तो इस तरह से इस शब्द की व्याख्या या उत्पत्ति इंट्रामुरल अपने संस्था के अंदर भी कह सकते हैं। बेसिकली मूरल शब्द का आप लोगों ने अर्थ समझ लिया।
तो अब हम लोग आते हैं इंट्रामुरल के शाब्दिक व्याख्या के ऊपर कि इंट्रामुरल क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, जैसा भी आपने सुना, घर के भीतर भित्ति चित्र या दीवारों के ऊपर जो चित्र लगते हैं वो केवल अपने घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर के लोग नहीं देख सकते। सेम ऐसे के ऐसे इंट्रामुरल शब्द जो है वो किसी संस्था विशेष के अंदर, किसी स्कूल विशेष के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी विशेष के अंदर अपने ही लोगों को दिखने वाला एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका उद्देश्य बच्चों को कुछ सिखाना होता है, भाग लेना होता है, प्रतिभागिता बढ़ाना होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझे। दोबारा चाहिए, इंट्रामुरल एक वह गतिविधि है जिसमें किसी संस्था विशेष के बच्चे या संस्था विशेष के संबंधित व्यक्ति भाग लेते हैं, जिनका उद्देश्य संस्था के अंदर एनर्जी लेवल को बिल्ड अप करना होता है और संस्था के लोगों में काम के प्रति एक कॉम्पिटिटिव भावना पैदा करके स्वस्थ भावना पैदा करना होता है। तो यह चीज जब शब्द पकड़ में आया, सबसे पहले इसे अमेरिका के अंदर पकड़ा गया। 1840 के आसपास यह शब्द अमेरिका में आया, लेकिन 100 साल लग गए इस चीज को समझने में कि इंट्रामुरल के माध्यम से हम लोग कुछ गतिविधियां कराते हैं। उन गतिविधियों का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वो निबंध प्रतियोगिता हो, चाहे दौड़ की प्रतियोगिता हो, चाहे साफ सफाई का अभियान हो, और चाहे बच्चों में आपस में टीचिंग की भावना पैदा करना हो, कुछ भी उसका उद्देश्य हो सकता है। पहली बार 1913 के अंदर 1913 में इंट्रामुरल जो है वो ओहियो विश्वविद्यालय अमेरिका के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। एल्मर मिशेल नाम के व्यक्ति पहले डायरेक्टर बने। पहले डायरेक्टर कौन बने इंट्रामुरल्स के? एल्मर मिशेल नाम के व्यक्ति, जो कि मिशिगन यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यरत थे, और उन्होंने इस चीज को किया। 1919 के अंदर पहली बार जब विलियम वासन नाम के इस व्यक्ति ने देखा कि इंट्रामुरल का कंसेप्ट बड़ा फेमस हो रहा है, तो उन्होंने एक नेशनल इंट्रामुरल एसोसिएशन बना ली और इस तरह से अमेरिका में व्यापक स्तर पर इंट्रामुरल शब्द चलने लगा। देखिए, तो यह तो थी इंट्रामुरल की बात जिसको आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमने इसकी पहली थीम क्या पकड़ी थी कि किसी संस्था विशेष के अंदर, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस के ऊपर आते हैं, स्कूल, जिम, घर, मंदिर। इंट्रामुरल का उद्देश्य क्या था? एक ऐसी ड्राइव पैदा करना, एक ऐसी कॉम्पिटिटिव ड्राइव पैदा करना जिससे स्वस्थ भावना के साथ प्रतिस्पर्धा हो और लोगों को सीखने को मिले। तो अब हमें इन ऑप्शंस में सीखना जहां जहां हमें मिलता है उसको मानना है, और जहां हमको सीखना उद्देश्य ना हो, जहां हमारा सीखना उद्देश्य ना हो, वहां इंट्रामुरल की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, आइए, ऑप्शन ए, स्कूल। क्या स्कूल में सीखना हमारा उद्देश्य होता है? एग्जैक्टली, स्कूल हम सीखने के लिए ही जाते हैं, इसलिए स्कूल शब्द की इंट्रामुरल के अंदर सर्वाधिक आवश्यकता होती है, और इंट्रामुरल स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज होने चाहिए जिससे बच्चों में एक स्वस्थ कंपटीशन हो। जिम, एग्जैक्टली, जिम के अंदर वैरायटीज ऑफ बहुत सारे लोगों की आती है जो एक पर्टिकुलर जिम के अंदर भाग लेती है, एक ही संस्था के अंदर। और बहुत सी जिम आपने देखा होगा, कभी सैटरडे प्रोग्राम, कभी संडे प्रोग्राम, आउटडोर प्रोग्राम कराती है, अपने सारे सदस्यों को बुलाती है, बैलेंसिंग बीम, होपिंग की, इस तरह की क्रियाएं वो संपादित कराती है। तो यह भी इंट्रामुरल का ही प्रकार है। घर, क्या घर पर सीखने को मिलता है? घर ही पहली सीढ़ी है सीखने की, और घर के अंदर सबसे ज्यादा सीखा जाता है। बच्चा सबसे ज्यादा सीखता घर पर ही है, और बच्चे को हम लोग सिखाने के लिए कई बार ये नहीं करते, अगर तुम वो काम कर दोगे तो तुम्हें ये प्राइज मिलेगा। तो बच्चा क्या करता है? उस काम को करने के लिए टारगेट फिक्स करता है, या घर के अंदर ही 3-4 लोग मिलकर क्या करते हैं, किसी काम को निपटाने के लिए किस तरह से काम करना है ये करते हैं। तो घर भी जो है वहां इंट्रामुरल की आवश्यकता होती है। बचा मंदिर। मंदिर भी एक संस्था है, लेकिन मंदिर का उद्देश्य सीखना नहीं है, मंदिर का उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा भाव, भक्ति भाव पैदा करना है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है मंदिर। मंदिर में इंट्रामुरल शब्द की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न संख्या 2, अनुपयोग की स्थिति में कितनी अवधि में मसल एट्रोफी आ जाती है? देखिए, फिजियोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, और फिजियोलॉजी के रिलेटेड में इसमें 2 कंडीशंस डाली हुई है। अनुपयोग की स्थिति में कितनी अवधि में मसल एट्रोफी आ जाती है? तो सबसे पहले हम मसल एट्रोफी को समझते हैं। मसल एट्रोफी किसे कहते हैं? देखिए, मांसपेशियों से जुड़ी हुई, उनके आकार से जुड़ी हुई, मसल मास से जुड़ी हुई 3 टर्म्स होती हैं, मसल हाइपरट्रोफी, मसल एट्रोफी और मसल डिस्ट्रॉफी। जब हम लोग जिम वगैरह जाते हैं और मांसपेशियों का आकार बढ़ता है, शेप एंड साइज बढ़ता है, तो इसे मसल हाइपरट्रोफी कहते हैं। जब हमारी मांसपेशियों का आकार बढ़ने की बजाय घटता है, तो
तो यह एट्रोफी कहलाता है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो डिस्ट्रॉफी कहलाता है। हम लोग यहाँ बात करेंगे एट्रोफी के बारे में। तो देखिए एट्रोफी क्या है। एट्रोफी लगातार मसल्स का उपयोग ना करने की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से, कुपोषण की वजह से, महिलाओं में मेनोपॉज की वजह से, किसी चोट लगने की वजह से, किसी पर्टिकुलर अंग के ऊपर 1 महीने तक 2 महीने तक कोई काम ना करने की वजह से उस जगह की मसल्स के अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है। इसे मसल एट्रोफी कहते हैं। मतलब उस जगह की मांसपेशियों का आकार धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है। दैट्स कॉल्ड मसल एट्रोफी। अब यहाँ मसल एट्रोफी को तो हम लोग समझ गए हैं, मतलब मांसपेशी का आकार कम होना। यहाँ एक कंडीशन दी है, इसने कहा है अनुपयोग की स्थिति में, मतलब जब हम उस मांसपेशी का काम ही नहीं करते। मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जो वॉकिंग पर नहीं जाते, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्डियो व्यायाम नहीं करते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हिलने डुलने का व्यायाम नहीं करते, तो ऐसी स्थिति को अनुपयोग की, ठीक है, डिसयूज की स्थिति कहा जाता है। तो डिसयूज की स्थिति के अंदर इसने कुछ दिन दिए हैं, 2, 4, 8, 16 दिन। तो देखिए विज्ञान के प्रयोग यह कहते हैं कि यदि हम 3 हफ्ते तक कोई पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज ना करें तो उस जगह की मांसपेशियों के अंदर स्ट्रेंथनन, मतलब उनकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है। जब ताकत कम होना शुरू हो जाती है तो यह स्थिति उनके मसल एट्रोफी की स्टेज कहलाती है। अब इसको दूसरी भाषा में समझिए। दूसरी भाषा में ये कहते हैं कि जब हम लोग मसल का उपयोग नहीं करते हैं तो उस जगह का कार्बोहाइड्रेट जो है मेटाबॉलिज्म के अंदर पार्ट नहीं ले पाता है। ऐसी स्थिति में कार्बोहाइड्रेट बर्न नहीं हुआ, फैट का उपयोग नहीं हो रहा, तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने से, चूंकि आपको ये पता होना चाहिए मसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो है वो प्रोटीन की होती है, तो कई स्थितियों के अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाने की स्थिति से भी मसल एट्रोफी की स्थिति आ जाती है। और सामान्यतः 3 हफ्ते की स्टेज इसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ 3 हफ्ते का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग 3 हफ्ते के नियर बाई जो ऑप्शन है, ऑप्शन द 16 दिन, इसे सर्वाधिक सटीक मानते हैं कि यदि हम लोग पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वहाँ 16 दिन के बाद मसल एट्रोफी की स्थिति, मतलब मांसपेशियों में कमजोरी की स्थिति आना शुरू हो जाती है। प्रश्न संख्या 3 शारीरिक शिक्षा के इतिहास से रिलेटेड है, विश्व शारीरिक शिक्षा के इतिहास से संबंध रखता है। ग्लेडिएटर कहाँ की प्रसिद्ध स्पर्धा थी? आप लोगों में से मोस्टली इसका उत्तर जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको डेप्थ में हम लोग क्लियर कर लें। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, ब, स, द। इन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन तो एक विशेष देश को संबंधित हैं, एथेंस, स्पार्टा, ओलंपिया। एथेंस और स्पार्टा जो हैं वो यूनान के 28 नगर राज्यों में से एक हैं। ओलंपिया जो था वो एक छोटा सा कस्बा था जहां प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था, यूनान के अंदर ही था। और रोम इनसे अलग एक देश है। तो 2 बात आती है कि या तो रोम होगा या यूनान होगा। तो इन तीनों के ऑप्शंस, यूनान के, एथेंस, स्पार्टा, ओलंपिया के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं कि यह बात उस समय की है जब प्राचीन यूनान के अंदर ओलंपिक खेल चरम पर थे। यूनान की प्रसिद्धि से चिढ़कर रोमन साम्राज्य ने उनके ऊपर अटैक किया और रोमन साम्राज्य ने उन्हें गुलाम बना लिया। लगभग 393 ईडी के अंदर अंतिम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और 394 ईडी में प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया गया। बंद करने का कारण ये रहा कि रोमन लोगों ने देखा कि यूनानी लोगों के अंदर एक बात है कि वो ओलंपिक खेलों के माध्यम से अपने देश की देशभक्ति भावना को बढ़ाते हैं, इसलिए उन्होंने इन ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया। अब ओलंपिक खेलों का रिलेशन था ओलंपिया से। स्पार्टा और एथेंस भी वहां पर भाग लेते थे। प्रश्न का उत्तर अभी तक आया नहीं है। तो जब ओलंपिक खेल बंद कर दिए गए तो रोमन साम्राज्य के सामने यूनानी लोगों ने विरोध जताया, और विरोध जताया तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पवित्र खेलों को आप दोबारा से शुरू कीजिए या ऐसा ही कोई स्पर्धा दोबारा शुरू कीजिए। तो रोमन साम्राज्य ने प्राचीन यूनान के अंदर ही, बाद में ये रोमन साम्राज्य में भी फैल गए,
105 बीसी से और 404 बीसी के बीच, लेकिन ज्यादा फेमस ये हुए थे प्राचीन ओलंपिक खेलों की समाप्ति के बाद। प्राचीन ओलंपिक खेलों को जब खत्म कर दिया गया था, तो 105 बीसी से 404 बीसी तक ओलंपिक खेलों से दूर एक ऐसी स्पर्धा शुरू की जिसके अंदर मरते दम तक लोग आपस में संघर्ष करते थे। चूंकि प्राचीन ओलंपिक खेलों का ध्येय वाक्य था कि वहां ओलंपिक में भाग लेने की 3 शर्तें हुआ करती थी। नंबर 1, जो नागरिक ओलंपिक में भाग लेगा वह जन्म से यूनानी हो। नंबर 2, वह कभी भी दास या गुलाम ना रहा हो। नंबर 3, ओलंपिक आयोजन से अंतिम 10 महीने पहले उसने आधिकारिक जजों हेलेनो डिकाई के अंडर ट्रेनिंग ली हो, ताकि वो कोई गैर वांछित तरीकों का प्रयोग ना कर पाए। तो रोमन लोगों ने यूनान की इस प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए दास लोगों के लिए एक खेल शुरू किए जिनका नाम था ग्लेडिएटर, और जिसके अंदर मरते दम तक व्यक्ति को संघर्ष करना होता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब ये ग्लेडिएटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? ये ग्लेडिएटर लैटिन भाषा के ग्लेडियस शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, और तलवारबाज योद्धा मतलब ग्लेडिएटर, स्वॉर्डमैन कहा गया उसको। यह बिना तलवार के नहीं लड़ी जाती थी स्पर्धा, और इसमें अंतिम समय तक मरते दम तक व्यक्ति को संघर्ष करना होता था। नेट जैसे पेपर में प्रश्न संख्या 4 जैसे प्रश्न बहुत ही टफ पड़ते हैं, क्योंकि यह तार्किक योग्यता से रिलेशन रखते हैं। साथ ही तार्किक योग्यता में ये प्रश्न सर्वाधिक कठिन इसलिए पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर एक अभिकथन दिया होता है और उससे संबंध एक तर्क दिया होता है, और हमें यह वास्तव में मालूम करना होता है कि अभिकथन और तर्क में कोई रिलेशन है या नहीं है। क्या अभिकथन झूठा दिया गया है या तर्क सही दिया गया है? क्या अभिकथन सही है या तर्क झूठा दिया गया है, या दोनों की कोई व्याख्या ही नहीं है, एक दूसरे से रिलेशन ही नहीं है? तो ऐसे प्रश्न जो हैं आपके कंसेप्चुअल लेवल, आपके मानसिक स्तर की बड़ी ज्यादा व्याख्या करते हैं, और सर्वाधिक गलती के चांस इन्हीं में होता है। नेट जैसे प्रश्न के अंदर ये आते भी सर्वाधिक संख्या के अंदर है, 30 से पार जो है प्रश्न आते हैं। तो देखिए इनके ऑप्शन हमेशा फिक्स होते हैं कि ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह के होते हैं, तो हमारे को इनके ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा नहीं जाना होता। हमें जब इस तरह के प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आप इन दोनों को ही क्रैक करने का काम कर ले। अगर दोनों को आपने क्रैक कर लिया, सबसे पहले हमको अभिकथन ए को पढ़ना है कि शरीर में पेशियां भार बनाती है। पहले इसका रिलेवेंस देखिए, क्या वास्तव में इसका रिलेवेंस है या नहीं है। वास्तव में शरीर में पेशियां भार बनाती है, यह सत्य है। जब हम लोग शरीर के बॉडी मास की बात करते हैं तो बॉडी मास 3 चीजों से मिलकर बनता है, फैट मास, बोन मास, मसल मास। फैट मास, बोन मास, मसल मास। मसल मास का मतलब पेशियों से बना हुआ भार, यह मसल मास कहलाता है। इसका मतलब यह ऑप्शन, यह अभिकथन सही है कि हाँ, शरीर में पेशियां भार बनाती हैं। अब आइए तर्क आर, कि पेशियों के भार पर ही शरीर निर्भर करता है। यहां हमें तर्क के अंदर बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्या पेशियों के भार पर ही शरीर निर्भर करता है। तो देखिए दिमाग लगाइए, अभी आपने ऊपर ही जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि शरीर के समस्त भार, बॉडी मास का निर्माण जो है मसल मास, फैट मास, बोन मास मिलकर करती है। तो तर्क सही कैसे हो सकता है कि केवल पेशियां ही तो नहीं बना रही, पेशियों के साथ जो है, मसल के साथ जो है हड्डियां भी, और हड्डियों के साथ जो है हमारी फैट भी, ये तीनों मिलकर शरीर के मैक्सिमम बॉडी मास का निर्माण करता है। तो एक चीज सही हो गई है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब अभिकथन तो बिल्कुल सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। अगर आर, उसका तर्क भी सही होता तो हम लोग इस प्रश्न को आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन ये प्रश्न यहीं पर ही खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ कि शरीर में पेशियां भार बनाती है, बिल्कुल सही है, और पेशियों के भार पर ही शरीर निर्भर करता है, नहीं, क्योंकि 3 चीजें मिलकर टोटल बॉडी मास बनाती है। अतः इसका सही उत्तर आएगा ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगर आर भी सही होता तो आगे हमें क्या करना होता, हमें आगे फिर इसके ए और बे दोनों ऑप्शंस को जाना होता, जो और ज्यादा टिपिकल हो जाता है। ऐसे प्रश्न मैं हर सीरीज के अंदर लाता रहूंगा। हर सीरीज के पार्ट 1 के अंदर आपको एक ऐसा प्रश्न मिलेगा, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। अंतिम प्रश्न गतिकी की यूनिट से है। किसी गेंद का घूर्णन उसे, देखिए यहीं इसने प्रश्न खत्म कर दिया और 4 ऑप्शन दे रहा है कि किसी गेंद का घूर्णन मतलब गेंद के घूमने से उसे क्या मिलता है। ऑप्शन ए, पार्श्व गति में तेज चलाता है, ब, बल का प्रतिरोध पैदा करता है, स, वक्र मार्ग देता है, और द, सरफेस टेंशन पैदा करता है।
तो देखिए पहले हमें इन ऑप्शंस को समझने की अति आवश्यकता है। पार्श्व गति में चलाता है, पार्श्व गति में चलाते को मतलब कहते हैं रिवर्स स्विंग। इसका रिलेशन गेंद की घूर्णन गति से हो सकता है, लेकिन यहाँ घूर्णन का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, घूर्णन दो चीजें हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड। यहाँ घूर्णन को उसने कर्व लीनियर मोशन से जोड़ा है। मोशन या गति के दो प्रकार होते हैं, एक लीनियर मोशन, दूसरा कर्व लीनियर मोशन। जब हम सीधी लाइन में गति करें तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं, जब हम लोग घूमती हुई गति करें तो उसे कर्व लीनियर मोशन कहते हैं। तो कर्व लीनियर मोशन के अंदर सदैव कर्व बनता है। तो पार्श्व गति के अंदर जो है मोशन वह उल्टा रिवर्स स्विंग के अंदर आता है। यहाँ फॉरवर्ड मोशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ लीनियर मोशन की बात हो रही है। इसलिए लीनियर मोशन के अंदर हम लोग फ्रंट और बैकवर्ड की बात नहीं कर सकते। फ्रंट और बैकवर्ड जो आता है वो सीधा सीधा मोशन के लीनियर मोशन में आता है, कर्व लीनियर मोशन के अंदर नहीं आता है। जबकि यहाँ उसकी घूर्णन की बात की जा रही है, स्पिनिंग की बात की जा रही है, कर्व लीनियर मोशन की, तो इसके अंदर हमेशा कर्व बनेगा। बल का प्रतिरोध पैदा करता है, यह ऑप्शन इररिलेवेंस है, इस ऑप्शन का कोई सार्थक सार नहीं है। बल का प्रतिरोध पैदा करता है, यह कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। बल का प्रतिरोध, बल और प्रतिरोध का कोई रिलेशन ही नहीं है कि जब बल पैदा होगा तो वह प्रतिरोध को हटाने के लिए पैदा होगा, प्रतिरोध को पैदा करने के लिए नहीं। सदैव शरीर में बल का निर्माण बाहरी प्रतिरोध को हटाने के लिए किया जाता है, ना कि प्रतिरोध पैदा करने के लिए। ऑप्शन द के ऊपर आइए, सरफेस टेंशन पैदा करता है, पृष्ठ तनाव, यह बिल्कुल एक हद तक सही हो सकता है, लेकिन सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव जब हम बात करते हैं तो यह वायवीय गति के संदर्भ में आएगा। गेंद का घूर्णन, सरफेस टेंशन एक सतह के ऊपर होता है, जबकि गेंद का घूर्णन हवा के अंदर भी हो सकता है। इसलिए हवा के अंदर सरफेस या सतह उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन सही होते हुए भी सटीकता की तरफ नहीं जाएगा। इसका सबसे सटीक जो उत्तर है, जैसा कि आप चित्र के अंदर ऊपर देख पा रहे हैं कि जब कोई गेंद घूमती है तो वह उसे कर्व लीनियर मोशन मतलब वक्र मार्ग प्रदान करता है, एक घूमने वाला मार्ग प्रदान करता है, इसे वक्र मार्ग कहा जाता है। आगे हम लोग इस सीरीज को लगातार रखेंगे। आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आए हो, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आप लोगों के इसी सहारे से हमारा चैनल आगे बढ़ता रहेगा।